अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी के बिगेस्ट हाउस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इसका नाम है फीवर, और ये सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पिछली कई वीडियोज़ में रह गया था, तो मैंने सोचा कि इसे सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस को मैं फीवर को एक अलग से जगह दे दी जाए। फीवर का दूसरा नाम क्या है? लिखा है कि फीवर आर द पायरेक्सिया। तो फीवर का दूसरा नाम क्या है? पायरेक्सिया है। इज ड्यू टू द पायरोजेंस। पायरेक्सिया का वर्ड जो है पायरोजेंस से निकला है। दैट आर केमिकल्स। पायरोजेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये वो केमिकल्स हैं जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज करते हैं। फीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फीवर एक नॉर्मल सा बुखार कहते हैं, जिसे आप अपनी ज़बान में बुखार कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कि रेज्ड बॉडी टेम्परेचर देन द नॉर्मल, आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी, उससे अगर ये रेज कर जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप फीवर कहते हैं। फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया, और पायरेक्सिया का नाम इसे पायरोजेंस की वजह से दिया गया है। और पायरोजेंस वो केमिकल्स हैं जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिलीज किए होते हैं। इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है किसी भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या डिजीज काजिंग पार्टिकल ने रिलीज किए हैं। आगे लिखा कि पायरोजेंस इंक्रीज द टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये तो नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि पायरोजेंस जो होते हैं वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। नॉर्मल हाइपोथैलेमिक जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा जो है वो आपके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। साथ में लिखा हुआ कि एज अ रिजल्ट ऑल द मैकेनिज्म्स फॉर रेजिंग द बॉडी टेम्परेचर आर ब्रॉट इनटू द प्ले, सच एज हीट कंजर्वेशन, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। उसने लिखा कि जब पायरोजेंस ने आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है तो इसके रिजल्ट में क्या चीज़ अकर होती है कि जितने भी मैकेनिज्म्स आपकी इम्यून सिस्टम में मौजूद हैं जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं वो भी ब्रॉट इनटू एक्शन हो जाते हैं, यानी भी वो भी अपने एक्शन में आ जाते हैं। देन लिखा हुआ कि दीज पायरोजेंस इंक्रीज द टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमिक बिकॉज द हायर बॉडी टेम्परेचर देन द नॉर्मल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स that attack upon the bacteria. The endogenous pyrogens also cause the other cells to reduce the concentration of iron in the blood. अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि जब आपका टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। असल में जो फीवर आपकी बॉडी में, आपको जो फीवर हो जाता है वो आपकी बॉडी में जो होता है वो आपकी बैक्टीरिया और डिजीज काजिंग सब्सटेंसेस को मार रहा होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है आपकी बॉडी में जब फाइट जा रही होती है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान और इम्यून सिस्टम के दरमियान जो फाइट जा रही होती है उसमें आपका बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसको बगैर किसी टेबलेट के उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। फीवर का आपकी बॉडी के बैरूनी इफेक्ट्स ये होता है कि आपको हीट फील हो रही थी, लेकिन अंदरूनी ऐसा हो रहा था कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आपके इम्यून सिस्टम के दरमियान एक फ़ाइट है। उस फाइट में जितना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतनी ही फैगोसाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फैगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब है कि सेल ईटिंग का प्रोसेस बढ़ जाएगा। आपके जो इम्यून सिस्टम में सेल्स, ऐसे सेल मौजूद हैं, फैगोसाइटिक सेल्स मौजूद हैं जिन्होंने हार्मफुल बैक्टीरिया को रिमूव करना है, खाना है, तो उनके लिए जो है नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, उनके एक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी पे इतना इफेक्ट होता है कि बगैर टैबलेट्स की जो है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता उस इफेक्ट को। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कंसंट्रेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, आयरन की मिकदार कम हो जाती है। नीचे लिखा कि एज मेनी बैक्टीरिया रिक्वायर मोर आयरन टू रिप्रोड्यूस एट द टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सी और 39 डिग्री सी देन एट द 37 डिग्री सी, सो फीवर एंड रिड्यूस्ड आयरन इन द ब्लड कंबाइन टू स्लो डाउन द रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन। अच्छा, नीचे ये बात लिखी हुई है, इस पैराग्राफ में ये बात मेंशन की गई है कि आयरन के रिड्यूस होने का क्या फ़ायदा है। आयरन के रिड्यूस होने का यह फ़ायदा कि जब आपकी बॉडी में जो है हीट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और आयरन की कंसंट्रेशन कम होगी तो आपकी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन्हें जो होता है वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपनी मज़ीद अपने ऑफ स्प्रिंग्स को बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए उन्हें जो है आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है 38 और 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जब आपके इम्यून सिस्टम ने ये रिस्पॉन्स किया कि उसने हीट को बढ़ा दिया लेकिन आयरन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि आयरन की कंसंट्रेशन कम है तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यानी जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, इम्यून सिस्टम आसानी से उन्हीं को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, मजीद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस, अपनी मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन नहीं हो सकेगी। तो ये इम्यून सिस्टम के लिए एक फ़ायदा है कि आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई है। लिखा कि फीवर आल्सो इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरोन्स दैट ट्रेवल टू द अदर सेल्स एंड
आगे क्या लिखा है, एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द वायरल अटैक। लिखा हुआ कि इंटरफेरोन्स को मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरोन्स जो हैं वो एक प्रोटीन की क्लॉज से बिलोंग करते हैं जिसका नाम था साइटोकाइंस। और इंटरफेरोन्स उसी वक्त आपकी बॉडी में होस्ट सेल उनको रिलीज करता है जब आपकी बॉडी में सेवरल पैथोजेंस का दाखिला हो चुका होता है। तो यहाँ पे इंटरफेरोन्स की तादाद को भी बढ़ा दिया गया है ताकि वो सेल टू सेल स्प्रेडेंस को रोक सके। इंटरफेरोन्स को मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में उसको देख सकते हैं कि इंटरफेरोन के बारे में क्या चीज़ें मैंने समझाई हैं। देखा कि हायर बॉडी टेम्परेचर में डायरेक्टली इनएक्टिवेट द वायरस पार्टिकल। जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आपकी इम्यून सिस्टम वायरस पार्टिकल को इनएक्टिवेट कर देता है। सिंपल सी बात लिखी है। पर्टिकुलरली इन्वेलप्ड वायरसेस विच आर मोर हीट सेंसिटिव देन द नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। अगर आपने बायो का जो फर्स्ट ईयर है फेडरल की बुक में, अगर आपने 5th चैप्टर स्टडी किया ए सेलुलर लाइफ को, तो वहाँ पे आपने इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस का बड़ा अच्छे से डिफरेंस रीड आउट किया होगा। आने वाली वीडियो में मैं उस चैप्टर को डिस्कस करूँगी। तो उसमें लिखा था कि इन्वेलप्ड वायरसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी गई है कि आपकी बॉडी में जो वायरस एंटर हुआ है अगर वो इन्वेलप्ड है तो इस हीट से ना उसको बड़ा ही नुकसान पहुँचने वाला है। ठीक है, तो अगर वो इन्वेलप्ड वायरस था तो वो हीट सेंसिटिव था और जल्दी से वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। देन नेक्स्ट चीज क्या लिखा हुआ है कि रेप्लिकेशन ऑफ द सम वायरसेस इज रिड्यूस्ड एट हायर टेम्परेचर, देयर फीवर में इनहिबिट द रेप्लिकेशन। तो यही बात लिखी, ये बात मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया कि आयरन की कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने की वजह से और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फीवर ने जो है रेप्लिकेशन को रोक लिया। रेप्लिकेशन का मतलब भी रिप्रोडक्शन ही है कि यानी वो मल्टीप्लाई करके अपनी ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये फीवर का ये फ़ायदा है कि आपकी हीट के इंक्रीज होने की वजह से ये फ़ायदा पहुंच गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंसेस आर नॉन स्पेसिफिक वाइल द थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंसेस आर स्पेसिफिक। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस जो वो स्पेसिफिक इसी वजह से है क्योंकि वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन को रिमूव करती है और वो पावरफुल रेजिस्टिंग इन्फेक्शन है। फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस स्पेसिफिक है इसलिए उसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। लिखा कि फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस में क्या चीज़ें शामिल है, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड क्लॉट आर द फिजिकल बैरियर्स। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस पे आ जाते हैं। HCl एंड लाइसोसोम आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल बैरियर्स। ये भी आपके फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस में ही आ जाते हैं, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड, लेकिन उनको फिजिकल और केमिकल में डिवाइड कर दिया क्योंकि HCl बेसिकली एक केमिकल है। फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेलुलर यानी बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो आपके पास फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल बैरियर्स के एग्जांपल्स हैं। आपसे MCQs में भी अलग अलग पूछा जा सकता है कि फिजिकल बैरियर्स कौन से, तो आपको बताना चाहिए कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड क्लॉट एंड द एटसेट्रा आर द फिजिकल बैरियर्स। इसी तरह HCl वर्ड की केमिकल से रिलेटेड है तो HCl एंड लाइसोसोम्स में केमिकल बैरियर्स हैं। ये पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि बायोलॉजिकल बैरियर्स क्या हैं तो आपको बताना चाहिए लिम्फोसाइट्स हैं एंड द फैगोसाइट्स आर कॉल्ड द फिजिकल बैरियर्स। इसके साथ ही इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी अपनी कोई सजेशंस हैं, आप कोई मिस्टेक्स जो हमारी हो सकती हैं, इंसान हैं, गलतियां हो सकती हैं, इस वीडियो में कोई मिस्टेक्स हैं तो आप उसको भी इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन हमेशा से मौजूद है। आप इस चैनल में मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी सजेशन के ज़रिए से। इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।